सो माय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में जीवन समंग पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ वाइटल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। ये कब से प्रारंभ हुआ, क्या है, इसके विषय में जानते हैं। देखिए, भारत में जीवन समंकों के पंजीयन की जो प्रथा है वो एक तो बहुत ही शताब्दी से पुराने समय से ही चली आ रही है। यदि आपका जन्म 21वीं शताब्दी में हुआ है तो आप सभी देख सकते हैं कि आपका कोई भी कार्य बिना रजिस्ट्रेशन के होता नहीं है आज की डेट में। तो जब ये पुराने समय में चलती आ रही है तो वहाँ पर ये पहले से ही दोषपूर्ण और असंतोषजनक रही है। जो पंजीयन एक्ट 1806 1806 एक पंजीयन एक्ट था, उसके अंतर्गत जीवन समंकों के रूप में केवल जन्म और मृत्यु संबंधी सूचनाएं ही संकलित एवं पंजीकृत की जाती थी। अधिनियम की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि जीवनांक संबंधी सूचनाएं देना अनिवार्य न होकर ऐच्छिक था। देखिए, कोई भी चीज़ प्रभावी तभी बन सकती है जब वो कानूनी रूप से या फिर कंपल्सन हो उसका। देखिएगा, आप किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए, जब नियम कानून होंगे तभी उसका पालन किया जाएगा। तो ऐच्छिक रखा गया उस समय पर, तो भाई ऐच्छिक रूप से कौन करा रहा है? अगर कंपल्सन होता तो ज़रूर किया जाता। तो यहाँ तक कि अलग अलग राज्यों में भी पंजीयन की व्यवस्था सही नहीं थी। ठीक है, अब बात कर रहे हैं हम पंजीयन व्यवस्था की कि रजिस्ट्रेशन सिस्टम क्या है। तो शहरी क्षेत्र में जो पंजीयन व्यवस्था थी वहाँ क्या था, चलिए बात करते हैं अर्बन एरिया की। तो शहरी क्षेत्रों में जन्म मरण संबंधी सूचनाएं देने का उत्तरदायित्व नगरवासियों पर होता था, जो वहाँ के लोग बाग होते थे। यह सूचना एक निश्चित अवधि के अंतर्गत नगर पालिका के कार्यालय में अवश्य देना पड़ती थी। ये अभी भी है। आपको सूचना जो है नगर पालिका, अगर आप नगर पालिका क्षेत्र में रहते हैं और आपके यहाँ किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो उसका जो सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको संबंधित नगर पालिका कार्यालय में जाना होता है। तो ग्रामीण क्षेत्र की भांति नगरीय क्षेत्र की व्यवस्था भी अधिक संतोषजनक नहीं कही जा सकती। पंजीयन कार्यालय के दूर स्थित होने के कारण प्राय सूचना देने में आलस्य दिखाया जाता, और विशेषकर अनपढ़ लोग तो ऐसे थे कि वे लोग जिन्हें मृत्यु जन्म संबंधी सर्टिफिकेट की तत्काल कोई आवश्यकता नहीं होती थी, वे सूचना देने में पूर्णतः लापरवाही बरतते थे। और ऐसे में क्या होता था, जो डाटा रहता था वो हमेशा अपूर्ण और अपर्याप्त रहता था। देखिए, अभी भी क्या है, देखिए कुछ चीज़ें अब चेंज की गई तो उसके लिए लोग बाग पुराने समय के जो है अब रजिस्ट्रेशन कराते हैं। जैसे बर्थ सर्टिफिकेट के द्वारा कभी कभी क्या है, जैसे पासपोर्ट बनाने के लिए प्रयोग में आता है, तो वहाँ पर जो है पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट पुराने लोग बनवाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में पंजीयन की क्या व्यवस्था रही है, आइए बात करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जीवनांक संबंधी सूचनाएं एकत्रित करने का संपूर्ण उत्तरदायित्व गांव के मुखिया का, चौकीदार का या लेखपाल पर होता था। जहां का पटवारी जो है, या चौकीदार हो गया, या गांव का प्रधान हो गया। और यह कर्मचारी अपने क्षेत्र में एकत्रित की गई सूचनाओं को सप्ताह में एक बार तहसील कार्यालय में पहुंचाता था, जहां से यह सूचनाएं जिला स्वास्थ्य अधिकारी को भेज दी जाती थी। और इस प्रणाली के कुछ दोष इस प्रकार हैं क्या, कि संबंधित कर्मचारी की निरक्षरता व लापरवाही के कारण क्या होता था, सूचनाएं अपूर्ण और संदिग्ध बनी रहती हैं। सूचनाओं के प्रतिदिन दर्ज न हो पाने के कारण कई बार उनका लेखा जोखा नहीं हो पाता, और फलस्वरूप समंकों में अपूर्णता का अवगुण उत्पन्न हो जाता। भैया देखिए, जो पुराने समय रहा है वहाँ पर क्या है, थोड़ी समस्या ये भी थी कि ये जो सर्टिफिकेट इशू करने वाले लोग थे वो उनका उत्पीड़न भी करते थे। अब उत्पीड़न होगा तो भाई उसकी आवश्यकता ना समझते हुए लोग बाग बनवाते भी नहीं थे उसे। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यदि कोई शिशु जन्म के 2-3 दिन बाद ही मर जाता है, तब ऐसी स्थिति में चौकीदार महोदय अपनी डायरी में डेबिट क्रेडिट की एंट्री करके चिट्ठे को स्वयं ही पूरा कर देता है। अर्थात ना तो उनने जन्म की और न मृत्यु की कोई सूचना दर्ज की। इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि ये कर्मचारी जन्म मरण की तिथि भी अधिकतर सही नहीं बता पाते थे, और संदेहप्रद स्थितियों में होने वाली मृत्यु की तो सूचना देने में ये लोग अत्यधिक संकोच करते थे। क्यों क्यों क्योंकि भैया फिर उसके लिए सारी इंक्वायरी होगी तो समस्या आएगी, इसलिए वो बचते थे। भैया अब 30 नंबर पर चलते हैं, पंजीयन व्यवस्था शीर्ष स्तर पर देखते हैं, अपेक्स लेवल पर कैसी रही।
तो ग्रामीण और नगरीय दोनों क्षेत्रों से जो भी जननांकीय सूचनाएं जिला स्वास्थ्य अधिकारी के पास पहुंचती, वे अंततः राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक जो डायरेक्टर होता है उसके पास प्रकाशनार्थ भेज दी जाती है, यानी कि जो पब्लिश होने के लिए कि वहाँ पूरे राज्य का डाटा जाएगा और वहाँ से जो है पब्लिश होगा भैया कि हमारे राज्य में इतने लोगों का जन्म हुआ, इतनों की मृत्यु हुई, ऐसे करके सभी राज्यों से प्राप्त सूचनाएं अंत में जीवन समग्र स्वास्थ्य सेवाओं के महानिदेशक के पास पहुंचती, जिनको वार्षिक रिपोर्ट में प्रकाशित कर दिया जाता। सुविधा की दृष्टि से यह रिपोर्ट ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों के अलग अलग तैयार की जाती और इनमें जन्म मरण, शिशु मृत्यु, मातृत्व मृत्यु दर, कारणानुसार मृत्यु दर इत्यादि सभी का ब्यौरा विवरणानुसार दिया रहता है। 1948 के जनगणना अधिनियम यानी कि सेंसस एक्ट 1948 के पास होने के बाद जीवन समंकों के संकलन यानी जो उनका कलेक्शन है, रजिस्ट्रेशन और सुधार की जिम्मेदारी अब महापंजीयक के कार्यालय को सौंप दी गई है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ है कि अब जीवन समंकों के संबंध में अनियमितता, जो कंटिन्यूटी कहना चाहिए, या फिर जो एक टाइम जो लैग है उसको दूर किया गया है, अपर्याप्तता उसको भी दूर किया गया है और अपूर्णता का दोष काफ़ी हद तक दूर हो गया है। अब आने वाले समय में और अच्छा हो जाएगा। तो धीरे धीरे आप इसको समझ पा रहे हैं कि पहले क्या स्थिति थी, जीवन समंक क्या है, जीवन समंकों में क्या था शामिल, और आज की डेट में क्या है। अभी क्या है, जो जनगणना जो होती है, न केवल उसमें केवल मात्र पुरुष और स्त्रियों का या बच्चों का डाटा ही लिया जाता है, अपितु उसमें जो है अभी वर्तमान में बच्चों की क्वालिफिकेशन, वो कहाँ पढ़ रहा है, इकोनॉमिकल कंडीशन की भाई कितनी पारिवारिक जो इनकी आय है, उनका स्तर, शिक्षा का स्तर क्या है, ये सब जानकारियाँ भी अब इस सब में जाती हैं। तो साथियों, मेरे को इतना कहना है कि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। इससे रिलेटेड आपका कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आप उसको आराम से लिख पाएंगे। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखते रहिएगा कॉमर्स की दुनिया।